अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 611 बिजनेस एंड लेवल लॉ के लेक्चर नंबर 2 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो आइए इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन उन टॉपिक्स के मेन टाइटल्स को देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नंबर 2 पे हमारे पास है स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड नंबर 4 पे हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल्स में देखते हैं। जैसे कि हमने अभी स्लाइड्स में देखा कि जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस की मुख्तलिफ काइंड्स हैं। तो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। नंबर 1 पे है एनालिटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, नंबर 2 पे है हिस्टोरिकल और नंबर 3 पे है एथिकल। तो आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है? ये एनालाइज करता है जो कि अभी जो करंट लॉ है जिस कंडीशन में है उसका एनालिसिस करता है, और यही एनालिसिस जो है दिस विल लीड टू चेंजिंग इन द लॉ, और उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आती हैं उनको जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। ये स्टडी करता है कि लेजिस्लेशन की थ्योरी के बारे में, प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम्स के बारे में, और स्टडी करता है डिफरेंट लीगल कॉन्सेप्ट को, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से कानून हैं, पोजेशन से रिलेटेड लीगल अथॉरिटीज़ क्या हैं, ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नेग्लिजेंस, और ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये टर्म्स आप सुन के अभी परेशान मत होइएगा, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर अभी चल रहा है, आपकी बेस डेवलप हो रही है बिजनेस एंड लेबर लॉ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे हम इसमें मूव फॉरवर्ड करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और डिटेल्ड में आते रहेंगे और वन बाय वन हम इनको देखेंगे। अभी सिर्फ आपकी बेस डेवलप हो रही है। उसके बाद स्कोप ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की तो बात है, उसमें एक जो स्कोप के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो इससे आप परेशान मत होइएगा कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हाईलाइट नहीं है। जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ईजिली पेपर की तैयारी हो जाएगी। हमारे पास जो मिड टर्म में पेपर आता है, जो नॉर्मली हमारा जो शेड्यूल होता है मिड टर्म और फाइनल टर्म का, मिड टर्म के अंदर जो पेपर्स आते हैं उसमें 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 3 या 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। उसमें अगर आप 5 पॉइंट भी लिखते हैं वो इनफ होता है, और दूसरा कंप्यूटर पर टाइप करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और वो आपको जो क्वेश्चंस देती है उसमें इतना डिटेल आपने नहीं लिखनी होती। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अगर पढ़ के जाते हैं तो जब आप इसको लिखेंगे, अगर ये 100 वर्ड्स हैं तो आप वैसे ही 150 वर्ड्स तक चले जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आप रट्टू तोते की तरह यूनिवर्सिटी में आके स्टडी नहीं करते हैं। आप इसके कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे, जब आप लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही लिख लेंगे। तो स्कोप एनालिटिकल प्रोसेस ये एनालिसिस करता है लॉ का, जो एग्जिस्टिंग करंट लॉज हैं उसकी एनालिसिस करता है ये। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सिविल लॉ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लॉ। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ जो होते हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के अंडर नहीं आते, जैसे कि नॉन क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। वो कौन से मैटर्स होते हैं? जैसे कि प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर होते हैं, और फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग जो डाइवोर्स और दूसरे जो केसेस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आता है, प्रॉपर्टी आपने बाय एंड सेल की है उसमें आपके साथ धोखा हो गया या कोई मसला हुआ है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है एनालिटिकल स्कोप के अंदर आती हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम। ये वर्ड ऊपर भी आया था प्रेसिडेंट एंड कस्टम, वहाँ पर मैंने इसको डिफाइन नहीं किया था क्योंकि आगे मैं इसको डिफाइन करने वाला था। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रेफर टू द लीगल प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग पास्ट कोर्ट डिसीजन एज बेसिस फॉर डिसाइडिंग करंट केसेस। जब अदालत के अंदर कोई करंट केसेस चल रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट रेफर करता है, जो प्रेसिडेंट है ये प्रोसेस वो होता है कि जो उससे मिलते जुलते केस पास्ट के अंदर गुजर चुके हैं तो उन केसेस को जज लेते हैं और वकील लेते हैं, और वो बताते हैं कि उस केस में ये फैसला हुआ था, उसको स्टडी करके वो हेल्प आउट करते हैं आपके करंट केसेस को फैसला करने में। और कस्टम नॉर्मली रेफर होती हैं आपकी कल्चर से और ट्रेडिशन से, जो चीज़ें सोसाइटी के अंदर फॉलो की जा रही होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो हैं कुछ लॉ एग्जिस्ट करते हैं हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर इस तरफ जाएँ तो वहाँ पे जिरगा होता है, और जिरगे को शरई कानून के मुताबिक और दूसरी चीज़ों के मुताबिक फ़ॉलो किया जाता है, और अदालत और कोर्ट जो है वो भी उसको अप्रिशिएट करता है। जब कोई फ़ैसला कर लिया जाता है जिरगे में तो उसको अदालत में लेके जाया जाता है, और अदालत में जज उसको स्टडी करने के बाद उसके ऊपर अपनी मोहर भी लगा देते हैं कि ये जो फ़ैसला है ऐन कानून के मुताबिक है, और इसको कानून की मुल्क पाकिस्तान का कानून है उसकी भी हिमायत हासिल है। तो ये हमारे ट्रेडिशनल बेसिस पे भी कुछ लॉ का
अमल दखल हो रहा होता है, तो उसकी भी स्टडी होती है यहाँ पे। टू इन्वेस्टिगेट सच लीगल कॉन्सेप्ट सच एज प्रॉपर्टी, पोजीशन, ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन एक्ट, इंटेंशन, मोटिव, नेग्लिजेंस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कोप ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आती हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इट स्टडीज जो हिस्ट्री के अंदर जो फैसले वगैरह हुए हैं, जो जो चीज़ें अमेंडमेंट हुई है कानून के अंदर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर स्टडी की जाती हैं। स्कोप क्या होता है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, स्टडीज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड देयर ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस ओवर टाइम, कि किस टाइम पर जो है वो इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, किस टाइम पे अमेंडमेंट हुई, किसने की, क्या वजह थी, क्या सारे मामला थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्टोरिकल स्कोप में आती हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के। उसके बाद एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जैसे कि एथिक्स का मतलब होता है, अगर आप मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एसोसिएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या बीएस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपने बिजनेस एथिक्स का एक पूरा कोर्स पढ़ा होगा, MGT 610 जिसका कोड था। तो उसमें एथिकल इखलाकियात बताई गई थी कि बिजनेस में क्या इखलाकियात होती हैं। इसी तरीके से कानून की भी कुछ इखलाकियात होती हैं, सारी चीज़ें, तो उनको जो डील करता है वो एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द अटेनमेंट ऑफ जस्टिस, यानी कि ये मतलब जो मेन मोटिव होता है एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो ये होता है कि कानून जो इंसाफ के तकाजे हैं उसको हासिल किया जाए, लेकिन किसी पर जुल्म ना किया जाए, इंसानियत से हट के कोई चीज़ ना की जाए। जैसे खुदा ना खास्ता किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है, तो गले में फंदा डाल के और उसको मुंह पे कपड़ा डाल के उसको किया जाता है, तो वो विद इन अ सेकेंड या कुछ सेकंड्स के अंदर जो है वो उसकी जान निकल जाती है। अब पुराने वक्तों में ये भी होता था कि एक चेयर पे बिठा दिया जाता था और उस पे करंट दिया जाता था, करंट मारा जाता था, और मुख्तलिफ तरीके जो है वो अपनाए जाते थे, नाखून नोच लिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एथिकल लॉ के अंदर नहीं आती हैं। इट स्ट्राइव टू ब्रिंग द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ टू सच फॉर्म दैट दे सर्व द बेस्ट एट द एंड, यानी कि एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप ये होता है कि कानून को उस कानून के सारे तकाजे पूरी जाएं और उसको इखलाक के मुताबिक जो है वो मुलजिम को सज़ा दी जाए। उसने कोई जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा तो मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि इखलाकी कदरों को भुला दिया जाए और जुल्म किया जाए। डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम जो करंट लॉ होता है उसकी जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं, और हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो पास्ट में जो लॉ डेवलप हुआ होता है उसका ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट क्या है और उसमें कब कब क्या क्या और किस किस ने अमेंडमेंट की, उन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट, स्टेट के हिसाब से क्या डिफरेंस होता है। द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हैविंग द टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि स्टेट की अगर आप मिसाल लें तो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक ये होता था कि इंसान जब जंग कर रहे होते थे, जब जंग होती थी या कोई मसले मसाइल होते थे, तो मेन मोटिव इंसान का क्या होता था कि जंग के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसको कायम रखा जाए। जैसे जंग के भी कुछ असूल हुआ करते हैं, ऐसा नहीं कि जंग जो है वो अंधाधुन हो रही होती है, जैसे कि सिविल जो इलाका है उसके ऊपर जो है दूसरा मुल्क जो है वो वहाँ पर आके लोगों को नहीं मारेगा, मासूम निहत्थे लोगों को नहीं मारा जाएगा, या रात के वक्त में लड़ाई नहीं की जाएगी, या इन महीनों में लड़ाई नहीं की जाएगी, या कुछ सिलेक्टेड वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न जो वक्त आ गया, इसके अंदर जो है ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि जंग की तरफ जाया जाए। आप देखते हैं कि जंग की तरफ अब बहुत मुश्किल से जाया जाएगा। सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इतने अरसे, अब आप पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान देख सकते हैं, तकरीबन 20-25 साल जंग रही और फिर क्या हुआ, टेबल पे बैठ के उन मामलात को हल करना पड़ा। तो अब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है मॉडर्न वर्ल्ड को कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। एट दी एंड आपको मसले को हल करने के लिए टेबल पे बैठना पड़ता है और करना होता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी के कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि जंग की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ का जो हल जो है आज इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद, मॉडर्नाइजेशन आने के बाद, लॉ डेवलप होने के बाद, इतनी ज़्यादा एजुकेशन आम होने के बाद ये चीज़ आ गई है कि टेबल पे बैठ के मसले मसाइल का हल होना चाहिए, ना कि इंतशार का रास्ता अपनाया जाए और लड़ाई झगड़े का रास्ता अपनाया जाए। Difference with respect to law, from the historical point of view, justice was administered by early king under divine inspiration without there being any law in the modern senses. पुराने वक्तों में क्या होता था कि एक बादशाह होते थे, वो अपनी मर्ज़ी से कानून चला रहे होते थे, और कुछ आपने सुना होगा कि कुछ बादशाह जो थे वो बहुत जाबिर थे और कुछ बादशाह जो थे वो बहुत इंसाफ करने वाले थे। तो ऐसी मिसालें जो हैं हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू कस्टम, जैसे मैंने बात की कि हिस्ट्री जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू कस्टम कहलाता है।
उसके बाद यहाँ पे है सेलमेंट वर्जन अबाउट जूरिस्प्रूडेंस। तो ये बहुत डिफिकल्ट किस्म की डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है, तो मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे लिखी है। सेलमेंट जो थे वो एक बहुत अच्छे लीगल स्कॉलर थे, उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है वो जूरिस्प्रूडेंस के दिए, जिसमें एनालिटिकल भी है, हिस्टोरिकल भी है और सोशोलॉजिकल अप्रोच भी है। सोशोलॉजिकल यानी कि जो सोशल साइंसेज होती हैं, जो माशरती अप्रोचेस जो होती हैं, माशरे को स्टडी करने के बाद, सोसाइटी को स्टडी करने के बाद, वो सोशोलॉजिकल अप्रोचेस कहलाती हैं। एनालिटिकल अप्रोच उनके मुताबिक ये है कि वो लॉजिकल एनालिसिस है वो लीगल कॉन्सेप्ट का, यानी कि जो आप कानून जो आपने बनाया है, जो कानून चल रहा है, उसका एक लॉजिक होनी चाहिए। एनालिटिक वो जो है एक लॉजिक पे बेस करता हो, तो वो एनालिटिकल अप्रोच कहलाता है। वाइल द हिस्टोरिकल अप्रोच एम्फेसिस द इवोल्यूशन ऑफ लॉ ओवर टाइम, यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच से मुराद ये होती है कि कानून किस तरीके से इवॉल्व होते होते हम तक पहुंचा है, कौन सी इसमें अमेंडमेंट हुई हैं पास्ट के अंदर, किसने कानून बनाया, किसने अमेंडमेंट की तो क्यों ज़रूरत पड़ी अमेंडमेंट करने की। और सोशोलॉजिकल अप्रोच होती है वे सोशल फिनोमिना इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड कल्चर, यानी कि ये तीनों फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप एक कानून में अमेंडमेंट करने जा रहे होते हैं, या आप एक कानून बना रहे होते हैं, या कानून पे आपने अमल दरामद कराना होता है, कानून को आपने लेकर आना होता है, और उसके बाद गवर्नमेंट या कोई लीगल अथॉरिटी उसको इन्फोर्स करती है, तो उसके लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चर को आपने स्टडी करना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ कानून बन जाते हैं, लेकिन जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है तो लोगों की तरफ से बहुत सख्त रिस्पॉन्स निकल के आता है, और एट दी एंड क्या होता है, या तो वह कानून ख़त्म करना पड़ता है, या तो लोगों के मुताबिक, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उस पर जो है वो अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से स्टडी कर ली जाएँ, ताकि इस तरीके की नौबत ना आए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान और बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने के? जूरिस्प्रूडेंस इज द ग्रामर ऑफ लॉ एंड टीचेस द लॉयर एंड लेजिस्लेटर प्रॉपर यूज ऑफ लीगल टर्म्स। जिस तरीके से इंग्लिश की ग्रामर होती है वो आपको हेल्प करती है कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर आएगा और फुल स्टॉप कहाँ पर आएगा, या किसी वर्ड का कोई मतलब अलग चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस जो है वो नॉलेज होती है कानून की। जो जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जजेस होते हैं और सीनियर लॉयर्स होते हैं, बैरिस्टर्स होते हैं, तो उनको पता ये आप इजी अल्फाज में इसको लॉ की ग्रामर कह सकते हैं कि इस ये बताता है लॉयर्स को, लेजिस्लेटर को, कि लीगल कौन कौन सी लीगल टर्म्स हैं, इनका कहाँ पे यूज़ है, कौन सी दफ़ात कहाँ पे लगती हैं, सारी चीज़ें, ये सब कुछ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशन है लॉ की। अब आप ये भी आपके जहन में आ सकता है कि लेक्चर 1 में तो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे डेफिनेशन क्यों आई है? क्योंकि जब हमने जूरिस्प्रूडेंस को देखा, काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को देखा, तो अब हमारी एक बेस डेवलप हो गई है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या होता है, एथिक्स क्या होता है। अब उन बेसिस के ऊपर हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमारे पास एक प्रोफेशनल अप्रोच आ गई है, हमें ये समझ में आ गया है कि कानून क्या है। अब हम ईज़िली इन डेफिनेशन को जो है वो समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं, लीगल स्कॉलर्स हैं, जूरिस्ट हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अब एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी आ सकती है, या मेरा जहाँ तक मानना है, जो मैंने वीयू को स्टडी किया है जो एग्जामिनेशन सिस्टम को, तो इसमें से आ जाएगा कि भाई लॉ, आप डेफिनेशन की लॉ लिख दें अकॉर्डिंग टू 3 बेस्ट जूरिस्प्रूडेंस के आपके बेसिस पे, कि कौन से 3 अच्छे जूरिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन लॉ की दी है, वो आप बता दें। तो यहाँ पे मैं आपको सबकी ही एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो जो आपको ईजिली समझ में आ जाए वो आप याद कर लें, एंड देन वो आप पेपर में दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर आ सकता है पेपर के अंदर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन लॉ सिग्निफिकेंस और रूल ऑफ एक्शन, के कानून जो है एक रूल्स ऑफ एक्शन बताता है कि मुख्तलिफ काम करने के एक रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि ये काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसमें ये रूल हैं, ये रेगुलेशन है, ये कानून है, इस तरीके से आपने काम करना है। जैसे आप रोड से जा रहे हैं और सामने रेड लाइट है तो उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये आपको कौन बनाता है? ये एक लॉ ही है ना, जिसने एक रूल ऑफ एक्शन डिफाइन किया है कि रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है, आपने रुक जाना है। और उसके बाद क्या है कि ये अप्लाई होता है इनडिस्क्रिमिनेटली ऑफ टू ऑल काइंड ऑफ एक्शन, यानी कि हर किस्म के काम पे जो है ये अप्लाई होता है इनडिस्क्रिमिनेटली। जैसे इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, कोई फेवरेटिज्म नहीं होता कि भाई ये काला है तो ये रेड लाइट पे नहीं रुके, और ये गोरा है तो ये रेड लाइट पे रुके, या ये इस जात का है तो इसके लिए ये कानून अप्लाई नहीं होता, या ये अमीर है तो इसके लिए अप्लाई नहीं होता, या ये एक सुपीरियर पोजीशन पे है तो इसके ये कानून अप्लाई नहीं होता, बल्कि अनडिस्क्रिमिनेटली ये हर किसी के लिए अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड लॉ रेफर टू अ जनरल रूल ऑफ एक्शन टेक cogniga sorry cognizance only of external act enforced by determinate authority, which authority is human, and among human authority is that which is permanent in a political society। हॉलैंड जो है एक जूरिस्ट का नाम है, किसी कंट्री का नाम नहीं है। कंट्री का नाम भी है, लेकिन यहाँ पर हम कंट्री की बात नहीं कर रहे, एक जूरिस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से ब्लैकस्टोन ने कहा, वो भी यही कहते हैं कि एक जनरल रूल ऑफ एक्शन है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये एक डिटर्मिनेट अथॉरिटी होनी चाहिए। डिटर्मिनेट अथॉरिटी से क्या मुराद है कि एक क्लियर स्पेसिफिक सोर्स ऑफ पावर होनी चाहिए, जो इस जूरी वो ये कह रहे हैं कि एक
पावर ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, डिटर्मिनेट अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप सुन रहे होते हैं आजकल न्यूज़ में कि भाई फला कमीशन बना दिया जाए, या फला लार्जर बेंच बना दिया जाए, इस तरीके से बना दिया जाए, या 3 जजेस का बेंच बना दिया जाए, 9 जजेस का बेंच बना दिया जाए। तो वो एक डिटर्मिनेट अथॉरिटी होती है जो कि क्लियर एंड स्पेसिफिक सोर्स ऑफ होती है पावर की, जो कि तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएं, किसी ने गलत किया तो उसके ऊपर फैसला दे। तो ये डिटर्मिनेट अथॉरिटी कहलाती है। और वो ये आगे कह रहे हैं कि ये अथॉरिटी ह्यूमन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसानों के ऊपर बेस ये अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी रोबोट के अंडर में ये अथॉरिटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसानों की अथॉरिटी होनी चाहिए, इंसान होने चाहिए जिनके हाथ में ये अथॉरिटी होनी चाहिए, और वो उनका जो है वो स्कोप होना चाहिए परमानेंट इन अ पॉलिटिकल सोसाइटी। एक पॉलिटिकल सोसाइटी का बैकअप होना चाहिए, या तो वो पॉलिटिकल सोसाइटी के ही लोग होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू हाउ द कमांड ऑफ हिम एंड देन हैव अ कोएर्सिव पावर। हॉब्स के मुताबिक जो है कोर्सिव पावर होनी चाहिए। कोर्सिव पावर क्या है कि भाई जो फोर्स कर सके, जो कानून जो है जजेस होने चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अदालत होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होने चाहिए, उसमें इंसाफ करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग होना चाहिए। एक कमांड होनी चाहिए जो कि सबको बराबर देखे और वो लॉ इन्फोर्स करवा सके, वो फैसला दे, उसके फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट उसको पिकअप करे। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, अ लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज बाय द सोवेरेन। सोवेरेन से मुराद ये होती है कि भाई पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे मुल्क में क्या होता है, जमहूरियत है, हम वोट डालते हैं, वोट डाल के एमएनए सेलेक्ट होते हैं, वो फिर असेंबली में जाते हैं, वहाँ फिर और लोगों को सेलेक्ट करते हैं, फिर वो वोटिंग करते हैं, फिर सेनेट होता है। यानी कि आवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए। आवाम अपने लोगों को सेलेक्ट करते हैं, वो आगे असेंबलीज़ में भेजते हैं, फिर वो लोगों के हुक्मरान होते हैं, और वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं असेंबलीज़ के अंदर। और फिर वो जो पावर कहलाती है वो सोवरेन पावर कहलाती है। कि ऑस्टिन के मुताबिक एक रूल होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, उसके बाद जाके एक रूल ऑफ पावर होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में फिर कानून बनना चाहिए, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सलमान, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाई बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वो कहते हैं कि एक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और एक स्टेट जो है वो उसको स्टेट जो है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो इंसाफ मुहैया करे अपने लोगों को। अकॉर्डिंग टू जॉन इस्काइन, लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन। सोवरेन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, लोगों के हाथ में पावर होने चाहिए, और आवाम की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद एक कॉमन रूल ऑफ लाइफ होना चाहिए फॉर सब्जेक्ट एंड ओब्लाइगिंग देम टू ओबीडियंस। और जो वो लोग हैं वो जो है वो लोगों को इंसाफ मुहैया करें, और ओबीडियंस के ऊपर, एक रूल ऑफ लाइफ के ऊपर, कि लोगों को ऐसा ना हो कि नाइंसाफ़ी फैल जाए और माशरे में अनारकी किसी कैफियत फैल जाए। ऐसा नहीं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ की जो है वो रूल ऑफ जस्टिस की वो हुक्मरानी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू डी मोंटोमरेंसी के मुताबिक, कोएर्जन इज़ अ वेपन ऑफ लॉ विच इज़ हैज़ फोक्ड बट इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। यानी कि इन्होंने जो डेफिनेशन दी है थोड़ी सख्त अल्फाज में दी है कि भाई कानून की हुक्मरानी के लिए जो है अगर आपको वेपन भी इस्तेमाल करना चाहिए पावर के लिए तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये बेसिस नहीं होनी चाहिए लॉ की, यानी कि आप लॉ को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर लॉ, ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बेस ही ये बना लें कि जैसे आप सोचते हैं कि अगर किसी मुलजिम को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको अदालत में रिप्रेजेंट करना होता है, अदालत में जज के सामने प्रेजेंट करना होता है। ऐसा नहीं, जैसे आप सुन रहे होते हैं मावरा अदालत कत्ल कर दिया गया किसी को, और उसके बाद पता चल रहा होता है कि वो बेचारा गुनाहगार ही नहीं था। तो मावरा अदालत जो है वो इंसाफ नहीं होना चाहिए। इंसाफ जो है वो अदालत के ज़रिए ही मिलना चाहिए। आप वेपन ऑफ लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने लग जाए, इससे नाइंसाफ़ी बढ़ती है। According to Pound, law is the body of principle recognized enforced by the public or regular tribunal in the administration of justice. Regular tribunals कौन से होते हैं? ये जजेस होते हैं, सिविल जज होते हैं, या क्रिमिनल जजेस हो सकते हैं। मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो ऐसे रेगुलर ट्रिब्यूनल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जज होते हैं, वकला होते हैं, बार कौंसल्स होती हैं। ये सारी जो होती हैं, ये जो है एक बॉडी होती है प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज, जो कि इन्फोर्स करती है, पब्लिक की रिप्रेजेंट करती है और पब्लिक को इंसाफ दिलाती है। अकॉर्डिंग टू विल्सन, लॉ इज द पोर्शन ऑफ द एस्टेब्लिश थॉट एंड हैबिट विच हैज़ गेन्ड डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल रिकॉग्निशन इन द शेप ऑफ यूनिफॉर्म रूल बैक्ड बाय द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो ये बता रहे हैं कि कानून जो है वो एक इस्टेब्लिश इस तरीके से होता है और एक आदत इस तरीके से बनता है, और इसका जो है माशरे में एक अच्छा मकाम इस तरीके से मिलता है जब इसके एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएँ, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अथॉरिटी हासिल हो, जैसे जजेस हैं, वकला हैं, उनको ये अथॉरिटी हासिल हो कि वो फैसले कर सकें, और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो उनके पीछे खड़ी हो। अकॉर्डिंग टू ग्रीन, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ द राइट एंड ऑब्लिगेशन विद द स्टेट इन्फोर्स। यानी कि ग्रीन के मुताबिक कानून जो है वो राइट एंड ऑब्लिगेशन एक सिस्टम है जिनके ज़रिए लोगों को इंसाफ मिलता है, और इंसाफ उन इंसाफ की बेसिस पे जो है
लोगों को उनके हकूक़ और जो उनके इंसाफ़ के तकाज़े हैं, वो उनको मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी की जायदाद पे कब्ज़ा कर ले, कोई भी किसी को मार दे। तो जो मेरे हकूक़ हैं, जो आपके हकूक़ हैं, वो आपको मिलेंगे, जो मेरे हकूक़ हैं, मुझे मिलेंगे। मैं आप पे ज़ुल्म नहीं कर सकता, आप मुझसे ज़ुल्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी निकले और आपका हक़ दबा ले, कोई भी आपको मार दे, कोई भी आपकी इज़्ज़त से खेले, कोई भी आपको ज़लील और रुसवा करे, इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फोर्स करे और हर इंसान के जो हकूक़ हैं, उनको हिफ़ाज़त करे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेडक्लिफ, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडक्लिफ ये कहते हैं कि मैं अगर ये जो डेफिनेशन में देने जा रहा हूँ, इस बात को आप बिल्कुल गलत मत लीजिएगा कि मैं जो है वो एक ग्रेड ह्यूमन स्टडीज़ के कानून की जो तालीम है उसको मैं निकाल रहा हूँ। तो ये बात आपको इस तरीके से समझ में आएगी कि ये कहना चाहते हैं कि आप कानून को पढ़ने से, सिर्फ़ कानून की किताबें पढ़ने से आप कानून को नहीं सीख सकते। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरी बात का आप गलत मतलब न लीजिएगा और ये मत समझिएगा कि मैं कानून की किताबों को या कानून की स्टडी को बेकार कह रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि कानून जो है वो सिर्फ़ एक टेक्निक नहीं है या सिर्फ़ एक स्टडी का नाम नहीं है कि आपने किताब पढ़ ली और आपको कानून आ गया। ये इससे बहुत ज़्यादा है। ये जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है, सोशियोलॉजी का पार्ट है और एथिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है और ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये सिंपल ये कहना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे कानूनदान बनना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि तारीख़ में कानून कैसे होते थे, लोगों को किस तरीके से सज़ाएँ दी जाती थी। सोशियोलॉजी का पता होना चाहिए, माशरियात का पता होना चाहिए कि लोगों के क्या हकूक़ हैं, किस स्टेज पे लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अखलाकियात क्या होती हैं, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो फिर आप अच्छे तरीके से इंसाफ़ कर सकेंगे। तो गाइज़, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है ये आपके लिए फ्री है, बट इट विल रियली मैटर फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह इससे अच्छी-अच्छी वीडियो हम फ्यूचर में आपके लिए लेकर आएँगे। आज के लेक्चर में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा।